दोस्तों, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने जो मनोज जरांगे पाटिल के ऊपर आरोप लगाए वह गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अगर वह आरोप केवल मनोज जरांगे पाटिल के ऊपर लगाए होते तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन उन्होंने जो आरोप किए कि एनसीपी के नेता, उद्धव ठाकरे के नेता, कुछ ऐसे विपक्ष के नेता जो मनोज जरांगे पाटिल के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर सत्ताधारी पक्ष पर निशाना साध रहे हैं, उससे भी आगे जाकर देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बात कही वह बात बेहद ही गंभीर है। देवेंद्र फडणवीस उसमें स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि एनसीपी के एक नेता ने ऐसी वार रूम बनाई जिसमें 500 लोग काम करते थे। उनको वही काम था जो मनोज जरांगे पाटिल ने कहा या नहीं कहा, उसको तोड़ मरोड़ कर मनोज जरांगे पाटिल का फोटो डालकर सत्ताधारी पक्ष पर हमला करने का काम वह वार रूम कर रहा था और सत्ताधारी पक्ष को बदनाम करने का काम वह वार रूम कर रहा था। और देवेंद्र फडणवीस ने उस वार रूम को समाप्त किया। फिर ऐसा ही वार रूम अलग जगह बनाया गया, उसको भी नष्ट किया गया। मतलब दोस्तों, गृह मंत्री होते हुए ऐसे आरोप लगाना, इसकी जानकारी देवेंद्र फडणवीस जी ने सबके सामने लानी चाहिए। दोस्तों, इस बात से दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष, जो विपक्ष पार्टियां है उसमें एनसीपी है, उद्धव ठाकरे गुट है और वंचित बहुजन आघाड़ी है, ये सब मनोज जरांगे पाटिल का अपनी राजनीति सेकने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये हो सकती है, या दूसरा निष्कर्ष यह हो सकता है कि मनोज जरांगे पाटिल और ये विपक्ष पार्टियां दोनों आपस में मिली हुई है और आपस में मिलकर सत्ताधारी पक्ष पर हमला कर रहे हैं। लेकिन आगे देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन से निकले हुए नेता है, इसलिए उनको राजनीति की कोई सूझबूझ नहीं है। दोस्तों, राजनीति एक ऐसी चीज़ है, वह किसी को सिखानी नहीं पड़ती। हर एक व्यक्ति राजनीति करता है या हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तरह से राजनीति को समझता है। फिर भी यह मान लिया जाए कि मनोज जरांगे पाटिल को राजनीति की सूझबूझ नहीं है, यह मानते हुए भी हमें कुछ मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। और वह मुद्दे है, क्या मनोज जरांगे पाटिल का इस्तेमाल ये विपक्षी पार्टियां कर रही है। उसमें मनोज जरांगे पाटिल के साथ पिछले 6 महीने में अनेक नाम आए। जब मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन कर रहे थे तो सबसे पहले नाम तो एकनाथ शिंदे जी का आया था, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी का भी नाम आया था। मतलब मनोज जरांगे पाटिल के पीछे एकनाथ शिंदे है, मनोज जरांगे पाटिल के पीछे देवेंद्र फडणवीस है, मनोज जरांगे पाटिल के पीछे उसके बाद नाम आया शरद पवार जी का। उसके बाद मनोज जरांगे पाटिल के पीछे कौन है, तो माननीय प्रकाश आंबेडकर साहब है। मनोज जरांगे पाटिल के पीछे कौन है, उद्धव ठाकरे गुट है। मनोज जरांगे पाटिल के पीछे कौन है, वह जो आमदार है राजेश टोपे वह है। ऐसे बहुत सारे आरोप मनोज जरांगे पाटिल के ऊपर अब तक लगे हैं, लेकिन ऐसा एक भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। और खासकर जो इस घटना को तटस्थ देखने वाले हैं वह समझ सकते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल का किसी को समर्थन नहीं है, किसी को विरोध नहीं है। और सत्ताधारी पक्ष के ऊपर हमला इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम मांग सत्ताधारी पक्ष से ही कर सकते हैं, सत्ताधारी पार्टी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। यह एक बुनियादी सवाल, यह एक बुनियादी तर्क अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं समझ सकते तो दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस अपने आप को एक चाणाक्ष राजनीति के तौर पर सामने पेश करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो चाणाक्ष नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी को जो विरासत मिली है वह बिना कष्ट की मिली है। इस विरासत में देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी योगदान नहीं है। महाराष्ट्र में स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे साहब और प्रमोद महाजन, इन्होंने जो काम किया उस काम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी की और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई
उस समय आरएसएस की मदद से सब नेताओं को साइडलाइन किया और देवेंद्र फडणवीस फ्रंट पर आए। फ्रंट पर आने के बाद भी उनको बहुत अच्छा मौका था कि भारतीय जनता पार्टी में अपना वर्चस्व बनाकर अपने आप को सिद्ध करने का और जनता के सामने एक नेता बनने की और महाराष्ट्र में लोक नेता बनने का एक सुनहरा मौका उनके पास था, लेकिन उन्होंने वह मौका गंवा दिया। एक तो उन्होंने जो जाति जाति में जो विभाजन किया, अलग अलग जातियों को नाराज किया, अलग अलग जातियों का अपमान करने का काम किया। खासकर उन्होंने जो बाबा पुरंदरे को पुरस्कार दिया, खासकर उन्होंने अपने ही पक्ष के नेताओं को साइडलाइन किया और खासकर महाराष्ट्र में जाति जाति में जो विभाजन किया, इस कारण देवेंद्र फडणवीस कभी भी लोक नेता नहीं बन सकते। और आज उन्होंने जो आरोप लगाया कि विपक्ष पार्टियां मनोज जरांगे पाटिल का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने यह बात विद प्रूफ लोगों के सामने लाना चाहिए। दोस्तों, विपक्ष में कोई भी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में होती तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सामने आती। यह एक नेचुरल प्रोसेस है, यह एक सिंपल प्रोसेस है। ऐसा ही फ़ायदा देखने का काम एकनाथ शिंदे जी ने भी किया था। ऐसा ही फ़ायदा देखने का काम इस गवर्नमेंट ने किया था शुरुआत दौर में, लेकिन जब डाव गवर्नमेंट के ऊपर ही पलटा, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल मैनेज होने वाले नहीं है। और उसके बाद जो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नेता हैं माननीय प्रकाश आंबेडकर साहब, उन्होंने इसका फ़ायदा लेने की कभी भी कोशिश नहीं की। जब मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ कुछ नेता खड़े हुए, तब उसमें भी अपना फ़ायदा लेने की कोशिश माननीय प्रकाश आंबेडकर साहब ने नहीं की। माननीय प्रकाश आंबेडकर साहब ने उल्टा इस दरी को कम करने का काम किया, इस समस्या को हल करने का प्रयास किया। ऐसे दौर में जहां हर कोई अपना मतलब देखता है, अपना स्वार्थ देखता है, ऐसे दौर में भी माननीय प्रकाश आंबेडकर साहब जैसा नेता इस देश में है, इसके बारे में भी लोगों ने सोचना चाहिए। और जहाँ तक मेरी समझ है, इस समस्या का अब एक ही हल है कि जात निहाय जनगणना करना। जात निहाय जनगणना करने के बाद समझ में आएगा कि किसकी कितनी संख्या है और किसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, और इसमें यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन क्या यह गवर्नमेंट जात निहाय जनगणना के समर्थन में है? तो भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में नहीं है, देवेंद्र फडणवीस जी इसके समर्थन में नहीं है, और जो नेतागण भारतीय जनता पार्टी के केवल ऊपर ऊपर कहते हैं कि जात निहाय जनगणना करो, वह भी अपनी मांग पूरे जोर से कभी नहीं रखते। ऐसे में आज का जो सवाल है कि विपक्ष के कौन सी पार्टी ने वार रूम तैयार किया था, वह बात देवेंद्र फडणवीस जी ने सबके सामने रखनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ भी है तो इसमें मनोज जरांगे पाटिल का कोई दोष नहीं है। और इस सबसे ऊपर मनोज जरांगे पाटिल ने आमरण अनशन अब नहीं करना चाहिए। एक नया राजनीतिक विकल्प इस महाराष्ट्र को देने के लिए उन्होंने आगे आना चाहिए और सभी जाति के लोगों को साथ लेकर उसके बाद अपनी सरकार बनाकर सभी जातियों को उसमें समान प्रतिनिधित्व देकर उसके बाद जात निहाय जनगणना करना और उसके बाद इस समस्या का सोल्यूशन करना, यही एक मार्ग है। आप सबका इसके ऊपर अपना मत जरूर रखें। रामकृष्ण हरी, जय जगतगुरु, जय शिवराय, जय भीम।